दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है सिविल सेवा अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर डॉक्टर विजय अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक आज़ादी की कहानी का अध्याय 11 धीमी गति का काल। इस पुस्तक में अत्यंत ही सरल तथा रोचक शैली में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया है ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें। आइए शुरू करते हैं आज़ादी की कहानी का अध्याय 11 धीमी गति का काल। महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। मज़ेदार बात यह है कि इसके 1 महीने बाद ही सरकार के विरुद्ध आंदोलन भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। पहले कारण से जहां जनता का मनोबल गिरा, वहीं दूसरे कारण से नेताओं में भी निराशा घर करने लगी। जो नेता जेल से बाहर थे, उनमें गंभीर मतभेद पैदा होने लगे। ऐसा माना जाने लगा कि अब स्वतंत्रता संघर्ष का जोश पूरी तरह बिखर जाएगा। स्वराजवाद। इसी समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्षितिज पर 2 ऐसे राष्ट्रवादी नेता उभरे जिन्होंने औपनिवेशिक सत्ता का विरोध करने की भावना को जीवित रखने के लिए एक नई रणनीति तैयार की। इनकी यह रणनीति विरोध करने की रणनीति थी। इनका मानना था कि राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों को विधान परिषदों का सदस्य बनाना चाहिए, परिषद में शामिल होकर परिषद के कामों में रुकावट डालना चाहिए और औपनिवेशिक सत्ता के नकाब का पर्दाफाश करना चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी ने इनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, तब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और सन 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई। इसी को बाद में स्वराज पार्टी के नाम से जाना गया। नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए। इनमें स्वराज पार्टी को अच्छी सफलता मिली। कुल 101 निर्वाचन सीटों में से 42 सीटों पर स्वराज पार्टी के सदस्य जीते। इनकी एक अन्य उल्लेखनीय सफलता यह रही कि वे अपने नेता विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधायिका परिषद का अध्यक्ष बनवाने में सफल रहे। अब स्वराज पार्टी के नेताओं ने हर मामले में सरकार का विरोध करना प्रारंभ किया। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावशाली तरीकों को उठाया। इन नेताओं ने 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार और देश का ध्यान आकर्षित किया। ये मुद्दे थे भारत में स्वराज की स्थापना के लिए संविधान में परिवर्तन किया जाना, नागरिक स्वतंत्रता की बहाली के लिए राजनीतिक कैदियों की रिहाई और दमनकारी कानूनों को समाप्त किया जाना तथा देसी उद्योगों का विकास किया जाना। परिषद में यदि कोई प्रस्ताव अस्वीकार भी हो जाता था तो सरकार के पास उसे पारित करने का विशेषाधिकार मौजूद था और ऐसा कई बार हुआ भी कि सरकार को मुंह की खानी पड़ी, किंतु इन बातों का लोक चेतना पर अच्छा प्रभाव पड़ता था। दुर्भाग्यवश सन 1925 में CR दास यानी चित्तरंजन दास का निधन हो जाने के कारण स्वराज पार्टी को गहरा धक्का लगा। इसी समय सांप्रदायिक शक्तियां भी मजबूत होने लगी। सरकार की भी कोशिश रही कि इन राष्ट्रवादी नेताओं के बीच फूट डाली जाए। नतीजा यह हुआ कि नवंबर 1926 में हुए चुनाव में स्वराज पार्टी ने भाग तो जरूर लिया, लेकिन उसकी स्थिति बेहतर नहीं रही। इस प्रकार स्वराज पार्टी का प्रभाव धीरे धीरे स्वतः समाप्त होता चला गया। इसके बावजूद इस पार्टी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि इसने घोर निराशा के छड़ों में लोगों की चेतना को जगाए रखा। अनेक प्रश्नों पर इसने सरकार की कलई खोली और जनता को यह बताया कि किस प्रकार अंग्रेजी सत्ता अपने स्वार्थ के लिए काम कर रही है। क्रांतिकारी आंदोलन की वापसी। वस्तुतः सन 1922 में जब अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो सबसे ज़्यादा निराशा उन युवकों को हुई जिन्होंने गांधी जी के आह्वान पर स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया था। उन्हें ऐसा लगने लगा मानो उनके साथ विश्वासघात हुआ है। राष्ट्रीय नेताओं की चुप्पी देखकर उनका मन आक्रोश से भर उठा और उन्हें ये अनुभव होने लगा कि अब देश को आज़ाद कराने के लिए एकमात्र हिंसा का ही रास्ता बचा है।
स्वतंत्रता आंदोलन में आए हुए ठहराव को जहां एक ओर स्वराज पार्टी के लोगों ने विरोध की रणनीति के द्वारा दूर करने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर उस समय के क्रुद्ध युवकों ने इसके लिए हिंसात्मक तौर तरीके अपना लिए। भारत में यह क्रांतिकारी आंदोलन मूल रूप से दो क्षेत्रों में विकसित हुआ। पहला क्षेत्र पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार का था और दूसरा क्षेत्र बंगाल का। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि पहला क्रांतिकारी आंदोलन पूरी तरह हिंसा पर आधारित था। उस हिंसा के पीछे कोई वैचारिक आधारभूमि नहीं थी, लेकिन इस बार के क्रांतिकारी आंदोलन के पीछे विचारों की शक्ति थी। ये युवा क्रांतिकारी नई सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के जानकार थे। ये रूसी क्रांति से प्रभावित लोग थे। रूस की समाजवादी पार्टी ने इनको बहुत प्रेरित किया था, इसलिए इनका वैचारिक पक्ष मूल रूप से शोषण का विरोध करने वाला था। सच तो ये है कि क्रांतिकारी आंदोलन भारत के समाजवादी आंदोलन का पहला चरण था। सन 1924 में इन क्रांतिकारी युवकों ने कानपुर के सम्मेलन में हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई। इस एसोसिएशन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के द्वारा औपनिवेशिक सत्ता को समाप्त करके संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। क्रांतिकारियों को अपने काम के लिए धन की जरूरत थी। इस उद्देश्य से उन्होंने लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में एक ट्रेन को रोककर रेल विभाग का खजाना लूट लिया। सरकार बहुत नाराज हुई और अनेक युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कांड में शामिल होने के आरोप में अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। सौभाग्य से चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में आतंकवादी कार्रवाइयाँ शुरू हुई। उन्होंने अपने संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया और इसका उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने सन 1928 में एक पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। यह वही पुलिस अधिकारी था जिसने साइमन कमीशन का बहिष्कार किए जाने के समय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर लाठी से वार किया था। इस चोट के कारण कुछ ही दिनों बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इन क्रांतिकारियों ने इसी का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की थी। इस क्रांतिकारी संगठन ने यह भी फैसला किया कि अब वह जनता को यह समझाए कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य जन क्रांति करना है। इसी समय हुआ यह कि सरकार ने दो विधेयक तैयार किए, जन सुरक्षा अधिनियम और मजदूर विवाद अधिनियम। इन दोनों का उद्देश्य जनता के, विशेषकर मजदूरों के मौलिक अधिकारों को नियंत्रित करना था। इन दोनों अधिनियमों का विरोध करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकेंगे। इसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना भर था। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली स्थित सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया। यदि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चाहते तो आसानी से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वे चाहते थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए ताकि वे अदालत को अपनी विचारधारा के प्रचार का माध्यम बना सकें, और सचमुच हुआ भी यही। इन दोनों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर मुकदमा चलाया गया। ये युवा क्रांतिकारी अदालत में जो कुछ भी कहते, सुबह के अखबार उन्हीं क्रांतिकारी बयानों से भरे रहते। ये क्रांतिकारी नौजवान इनकलाब जिंदाबाद, सर्वहारा जिंदाबाद तथा साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते। इन क्रांतिकारियों का साहस और इनकी निडरता से जनता अभिभूत हो जाती। इनके प्रति जनता इतनी अधिक सम्मोहित हो गई थी कि अहिंसा पर विश्वास रखने वाले लोग भी इनके प्रति सहानुभूति रखने लगे थे। भगत सिंह का नाम तो हर व्यक्ति की जुबान पर आ गया था। मुकदमा चला और जैसा कि होना था 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। सरकार का यह फैसला सुनकर सारा देश भौचक्का रह गया। शायद ही कोई ऐसी आंख रही हो जो उस दिन रोई न हो। सारे देश पर एक उदासी की गहरी काली चादर तन गई। चंद्रशेखर आज़ाद सन 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए।
इसी समय क्रांति की दूसरी धारा बंगाल में बह रही थी। इसकी विशेषता ये थी कि बंगाल की युवतियां भी इसमें भाग ले रही थीं। इन क्रांतिकारियों में सूर्यसेन का नाम सबसे प्रमुख है। अप्रैल 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर आक्रमण हुआ। सूर्यसेन ने वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच तिरंगा झंडा फहराकर एक काम चलाऊ क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा कर दी। ये क्रांतिकारी जगह जगह फैल गए, जिनका काम सरकारी कर्मचारियों और संपत्तियों पर हमला करना था। 3 साल तक ये क्रांतिकारी गांव में रहकर अपनी कार्रवाई करते रहे। दुर्भाग्य से 1933 में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अन्य क्रांतिकारियों को भी लंबी सजाएं हुई। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें अनेक युवतियों ने भाग लिया। ये क्रांतिकारी महिलाएं क्रांतिकारियों को अपने यहाँ शरण देने, उनके संदेश पहुंचाने और उनके हथियारों की रक्षा करने का काम करती थीं। जरूरत पड़ने पर संघर्ष भी करती थीं। कल्पना दत्त को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था। उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। शांति घोष और सुनीति चौधरी नाम की 2 छात्राओं ने गोली मारकर जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी। बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर पर गोली चलाई थी। युवाओं की ये क्रांतिकारी कार्रवाइयां अंग्रेजी सरकार के लिए चुनौती जैसी थीं। इसलिए सरकार ने उन्हें कुचलने के लिए कड़ी दमन नीति का सहारा लिया। सरकार क्रांतिकारियों के प्रति कितनी निर्मम थी, इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि सन 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भगत सिंह आदि क्रांतिकारियों की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में नहीं बदलवा सके थे। सरकार के कड़े कदमों के कारण धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त होने लगा। इनकी अपनी कुछ सीमाएं भी थीं। ये जनता की भावनाओं को तो उद्वेलित कर देते थे, लेकिन उन्हें राजनीतिक आंदोलन में शामिल करने में सफल नहीं हो सके। जनता से सीधे इनका कोई संपर्क नहीं था। वस्तुतः ये आग की उस लपट के समान थे जो तेजी के साथ अपनी रोशनी बिखेर कर समाप्त हो जाती है। इसके बावजूद हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में इन युवा क्रांतिकारियों के योगदान की कहानियाँ आज तक अमर हैं। इन्होंने जिस अनन्य राष्ट्रप्रेम, अदम्य साहस और बलिदान का परिचय दिया, वह लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। साथ ही समाजवादी विचारधारा के प्रचार में इनका योगदान अविस्मरणीय है। तो दोस्तों, ये था आज़ादी की कहानी का अध्याय 11, धीमी गति का काल। पुस्तक का अगला अध्याय अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।